मधेपुरा बिहार का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक मूर्तिकार हूँ। मूर्ति बनाकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। आज मैं आपके साथ उन बीते हुए कुछ ऐसे पल आपके साथ साझा कर रहा हूँ जो मैं जिंदगी में कभी भूल ही नहीं। दोस्तों, ये सालों पहले की बात है जब मैं स्टेशन पर काम कर रहा था। मैं एक स्टेशन मास्टर हूँ और सालों पहले मेरी ड्यूटी मध्य प्रदेश में थी। तो वहाँ पर मुझे रेलवे विभाग वालों को लाल और हरी झंडी दिखाने के साथ अन्य कामों पर भी उचित समय पर ध्यान देना पड़ता था। एक दिन मजूरा जाने वाली ट्रेन स्टेशन पर आकर अटक गई। मैंने ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी थी, लेकिन ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ी। शायद कुछ गड़बड़ थी जिसे मैं भी नहीं समझ पाया। पहली बार तो मुझे लगा कि शायद उन्हें अंधेरे में हरी झंडी दिखी नहीं, जिस वजह से ट्रेन अभी तक वहीं पर अटकी हुई है। लिहाजा मैंने बगल में मौजूद बल्ब को जलाया, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ट्रेन तो उसी तरह उसी स्थान पर अटकी हुई थी। मैं लगातार हरी झंडी दिखाने में बिजी था, लेकिन उस समय मेरी तरफ देखने वाला कोई भी नहीं था। फिर मुझे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी जो झुंड में बोल रहे थे। उनका कहना था कि ट्रेन के इंजन में अचानक ही कुछ गड़बड़ हो गई है और इस गड़बड़ में जल्दी से सुधार करना आसान नहीं होगा। इतना सुनते ही मैंने अपने काम धंधे को वहीं छोड़ा और ट्रेन के पास पहुंच गया। तभी मैंने देखा कि ट्रेन के अगल बगल में कुछ लोग छानबीन करने पर लगे हुए थे कि ट्रेन में गड़बड़ कहाँ पर हुई है। बगल से एक पटरी और गुजरती थी, लेकिन अब वो पुरानी हो चुकी थी, जिस वजह से उसके ऊपर से ट्रेनों का आगमन बिल्कुल भी नहीं होता था। वो किसी खंडर की तरफ बनी हुई थी। दरअसल सालों पहले यहाँ पर एक एक्सीडेंट के दौरान पटरियाँ ज़मीन से उखड़ गई थी। फिर उस स्थान को छोड़कर एक टुकड़े को दूसरे स्थान पर लगा दिया गया और ट्रेन वहीं से गुजरने लगी। खैर, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई चल रहा है, और वो एक आदमी नहीं था बल्कि एक पूरा झुंड जो उन पटरियों पर चल रहा था। पहले तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब उनके कदमों की आहट और तेज होने लगी तो मैं इधर उधर देखता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा। इसी बीच लोको पायलट मुझे आवाज़ देते हुए कहने लगा, अरे सम्राट भैया, ज़रा इधर आना, हम मिलकर ट्रेन की समस्या की तलाश करेंगे, शायद आसपास कोई गड़बड़ हो। फिर क्या था, मैं ट्रेन के लोको पायलट के साथ मिलकर ट्रेन की जांच करने लगा। एक तरफ मैं और लोको पायलट थे, तो दूसरी तरफ उस ट्रेन का टीटी भी ट्रेन की समस्या को देखने में जुटा हुआ था। हम सभी की लाख कोशिशों के बावजूद भी हमें ट्रेन की कोई समस्या नहीं दिखी, और इसी तरह ढूंढते हुए हमारी नज़र एक बोगी के अंदर गई। तभी हमने देखा कि उस बोगी के अंदर लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी। वहाँ पर शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी, और मैं अपने साथ लोको पायलट को लेकर जब उस बोगी में पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक लड़की की बॉडी से खून निकल रहा था। तेज गति से बहते खून से उसे चक्कर आ रहे थे, और उसके पास में खड़े लोग सिर्फ इस तमाशे को देख रहे थे। मैं उनके ऊपर भड़कते हुए बोला, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक लड़की मुसीबत में है और तुम सिर्फ मुंह ताक रहे हो। फिर तत्काल ही मैंने उस लड़की को स्टेशन पर मौजूद एक कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। दरअसल उसके हाथ पर एक जोर की चोट आई थी, उसकी हथेली पूरी कट चुकी थी। बाकी लोगों का कहना था कि जब उस लड़की ने अपना हाथ ट्रेन की बोगी से बाहर निकाला तो अचानक उसके हाथ से खून बहने लगा। सिर्फ एक पल में ही ऐसा हुआ था। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेन के अगल बगल में मौजूद सारी लाइटें करीब 7 फुट की दूरी पर होती हैं। तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन था कि उस लड़की के हाथ से अचानक ही खून बहने लगे। उन सभी की बातों में मुझे बिल्कुल भी दम नहीं लगा। इस समय ट्रेन की जांच करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। तो मैंने एक बार फिर उन सभी की बातों को वहीं दबा दिया और फिर लोको पायलट के साथ मिलकर ट्रेन की जांच करने लगा। आधा घंटा बीत चुका था। ट्रेन के हर कोने को ढूंढ लिया, लेकिन अभी तक हमें ट्रेन की समस्या के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया। इसी बीच में दूसरे लोको पायलट से खबर मिली कि टीटी के साथ उन्होंने कुछ ऐसा देखा है, पर यकीन करना सच में बहुत ही मुश्किल होता है। इतना सुनते ही हम लोग पश्चिम दिशा की तरफ चल पड़े। हम लोग तेज तेज उस जगह पर पहुंचे तो हमने देखा कि टीटी की हालत खराब थी, और उनके बगल में दूसरे लोको पायलट भी बैठे हुए थे। टीटी डर के मारे पूरा कांप रहा था। टीटी की यह हालत देखकर मुझे भी बड़ा अजीब लगा। मैंने ट्रेन की टीटी से पूछते कहा, अरे साहब, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? तो उन्होंने अपनी उंगली से दूसरी तरफ इशारा किया और कांपती हुई आवाज़ में कहने लगे, वहाँ पर कोई है जिसकी आंखें चमक रही हैं और उसके हाथों के पंजे मेरी छाती के अंदर घुस चुके हैं।
दोस्तों ये बात सुनते ही मैं थोड़ा बहुत चक्का रह गया, क्योंकि यहाँ कोई नहीं था और मैं महीनों से इस स्टेशन पर काम करता आया हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसे दृश्य को नहीं देखा। तकरीबन 4 महीने मैंने इस स्टेशन पर बड़ी शांति के साथ बिताए हैं। आज पहली बार था जब ट्रेन के साथ साथ ट्रेन का एक टीटी भी गंभीर अवस्था में पहुंच चुका था। मैं थोड़ा खामोश होकर उस पेड़ की तरफ चल दिया जिस तरफ उस भयानक चीज के होने का संकेत था। कुछ देर के बाद जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई, अरे उस तरफ मत जाओ, उस तरफ घना जंगल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ट्रेन के पास आ जाओ। लोको पायलट की बात सुनकर मुझे भी ये लगा कि उनका कहना सही है, क्योंकि रात को कोई भी जंगली जानवर मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। वैसे भी यहाँ काफ़ी खूंखार जानवर पाए जाते हैं। तभी मैं वहीं से वापस पीछे घूम गया, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि जंगल की सूखी लकड़ियों के ऊपर कोई अपने शरीर को घसीट रहा है। ये आवाज़ मुझे सिर्फ एक बार नहीं सुनाई दी, बल्कि ये आवाज़ तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बीच लगातार चलती रही, जिस कारण इस बात को पहचानने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि जंगल में कुछ तो है। खतरे का एहसास होते ही मैं जल्दी जल्दी ट्रेन के पास पहुंच गया। पता नहीं क्यों, लेकिन आते वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरे शर्ट के ऊपर कुछ तो लगा हुआ है जो पानी जैसा है। उस समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं लोको पायलट के पास पहुंचा तो उन्होंने मेरे कंधे के ऊपर ज़ोर ज़ोर से थपथपाना शुरू कर दिया। एक छोटी सी चमगादड़ जो मेरे शर्ट को कसकर पकड़ी हुई थी। काफ़ी देर से कोशिश करने के बाद भी उस चमगादड़ ने मेरे शर्ट को नहीं छोड़ा, तो मैंने अपने शर्ट को ही अपने शरीर से उतार कर अलग कर दिया। लेकिन बाद में जो हुआ उसे देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल उस चमगादड़ ने सिर्फ एक ही क्षण में उस पूरे शर्ट को किसी कचूमर में तब्दील कर दिया, और उसके बाद वो चमगादड़ काले धुएं में तब्दील होकर वहाँ से गायब हो गई। ये नज़ारा इतना अजीब था कि हम लोगों को समझने में वक्त नहीं लगा कि यहाँ कुछ अनोखी शक्तियाँ हैं। मैं अपना सर पकड़कर जल्दी से ट्रेन के आगे पहुँच गया। लोको पायलट भी ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं रुक पाया और मेरे पीछे पीछे सभी लोग स्टेशन मास्टर के कमरे के पास पहुँच गए। दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर मौजूद लोगों में हड़कंप मची हुई थी। उन्हें जल्द से जल्द अपने अपने घर पहुँचना था, लेकिन इस वक्त ट्रेन का इंजन पूरी तरीके से जाम हो चुका था। जल्द से जल्द मैकेनिक को बुलाया गया ताकि वो ट्रेन में मौजूद समस्या को जल्दी से ठीक कर सके। काफ़ी देर के बाद कुछ मैकेनिक ट्रेन के पास पहुँचे और जांच करने लगे। ट्रेन के मैकेनिक को भी किसी समस्या का कोई पता नहीं चल पा रहा था। इसी बीच मेरी नज़र ट्रेन के पीछे दिख रही एक बड़ी सी परछाई पर गई जो स्टेशन के करीब लगी स्ट्रीट लाइट से दिख रही थी। उस परछाई में मैंने देखा कि कोई औरत जिसने अपने हाथ में कंगन पहन रखे थे और वो ट्रेन को पकड़े खड़ी थी। इसी वक्त मैं इस चीज़ को लाइव अपनी आंखों से देखना चाहता था, लिहाजा मैं उसी वक्त ट्रेन के पीछे पहुंच गया। लेकिन ये क्या, ट्रेन के पीछे का सुपड़ा एकदम साफ था, चारों तरफ कोई नहीं था, लेकिन वो परछाई कहाँ गई जो कुछ देर पहले दिख रही थी। फिर अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि पटरियों के बीच जो पत्थर पड़े होते हैं उन्हें कोई उछाल रहा है। तभी मैं झट से पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि कोई औरत बच्चे की भांति उछल कूद कर रही थी। और अब उस औरत की इन हरकतों को देखकर मैं और भी असमंजस में पड़ गया कि इतनी कम उम्र वाली औरत इस तरह की हरकतें क्यों कर रही थी। मैं उसे ये पूछने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र उसके पाँव पर पड़ी, जिसे देखते मैं पूरा कांप गया। मुझे अपने दादाजी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ याद आ गई। दरअसल उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और मेरे पूर्वजों का कहना था कि जिस स्त्री के पैर पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, असल में वो कोई सामान्य औरत नहीं होती, बल्कि एक खुकार डैन होती है जिसकी असीमित शक्तियाँ कभी भी हमारे ऊपर हावी हो सकती हैं और हमें ख़त्म कर सकती हैं। बस फिर क्या था, मैं धूम दबाकर पीछे मुड़ा और वहाँ से भागने लगा, लेकिन मेरा भागना बेकार था क्योंकि मैं उसके चपेट में था। उसने एक भारी भरकम आवाज़ में कहा, तुम सब मरोगे, आज के बाद यहाँ से कोई भी ट्रेन नहीं गुजरेगी, तुम सभी की मौत ही मेरा पहला उद्देश्य है। पता नहीं वो ऐसे शब्दों का उपयोग क्यों कर रही थी। मैंने एक हल्की सी आवाज़ में डरते हुए कहा, लेकिन यहाँ के लोगों ने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या है और तुम कौन हो? मेरी इस बात को सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेरी तरफ देखा और अपने दांतों को आपस में टकराते हुए बोली, भूल गए, कुछ ही हफ्तों पहले कुछ लोगों ने मिलकर मेरे साथ बलात्कार किया था
और तुम में से किसी ने मेरी मदद भी नहीं की थी। तुम लोग सिर्फ मजाक बनाने के हकदार हो, बाकी तुम लोगों से कुछ नहीं होता। तुम्हें मर्द कहने और सुनने का कोई हक नहीं है। उस औरत की बातें मेरे दिल तक पहुंच रही थी। जहां एक तरफ मैं कांप रहा था तो दूसरी तरफ एक दर्द भी था, क्योंकि मैं इससे पहले अनजान था कि स्टेशन पर हुआ क्या था। वाकई किसी भी औरत को परेशान करना एक जुर्म होता है, लेकिन वही जुर्म खौफ का कारण कब बन जाए पता ही नहीं चलता। और उस औरत की बातों में दर्द के साथ साथ दहशत भी छुपी हुई थी। मैं उस औरत की बातों को अच्छे से समझ रहा था, लेकिन दूसरी ओर वो मुझे मारने पर पूरी तरह से तुली हुई थी। मैं उसके सामने हाथ जोड़ते बोला, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। सच में एक भूत से बातें करके बहुत ही अजीब फील होता है। मैं बड़ा ही बदकिस्मत इंसान था जो सिर्फ एक परछाई की वजह से ट्रेन के आखिर तक पहुंच गया।